जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मार्केट में तो हरियाली ही हरियाली जो है वो दिन-ब-दिन छाती जा रही है। जंग के ख़ात्मे के हवाले से काफ़ी ख़बरें जो हैं वो अब आहिस्ता-आहिस्ता है जो है वो मुआहदे की शक्ल इख्तियार करती चली जा रही हैं। उस पर इंशाअल्लाह बात करेंगे। एंग्रो के हवाले से एक ख़बर है, एक नया आईपीओ जो है वो स्टॉक मार्केट में आया चाहता है, उस पर बात करेंगे और इंशाअल्लाह अटक रिफाइनरी का चार्ट जो है वो भी आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। 3,353 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने मज़ीद ऐड किए हैं और ये इस कॉन्फिडेंस का इज़हार है कि जो हुकूमत ने बजट पेश किया है, वो ग्रोथ बजट जो है वो मुमकिना तौर पर हो सकता है। हमारी भी इस हवाले से यही राय है कि हुकूमत ने आईएमएफ के बाज़ मुतालबात को इग्नोर करते हुए बजट जो है वो ग्रोथ का पेश किया है। चूँकि हुकूमत ने इलेक्शन की तरफ जाना है तो कुछ न कुछ डिजिट्स जो है वो हुकूमत बेहतर करना चाह रही है। बहरहाल ये हुकूमतों का फैसला होता है और काफ़ी हद तक वो अपना काम कर लेते हैं जो उन्होंने करना होता है। लेकिन अगर किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो तो यकीनन आईएमएफ का खतरा जो है वो बताया जाता है। लेकिन चलें देर आए दुरुस्त आए काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बहरहाल हमें इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहतर होती हुई नज़र आ सकती हैं। लेकिन सिर्फ़ इसमें एक चीज़ जो है वो मैं ऐड करता चलूँ कि पीपल्स पार्टी के हवाले से जो बातचीत हो रही है कि शायद बजट के मामलात उस तरह से नहीं थे जो कि उनको बताए गए और कुछ चीज़ें जो हैं उनमें रुओ-बदल है। तो ये मीडिया की हद तक बहरहाल रिपोर्ट ज़रूर हुआ है, इसका प्रेशर ज़रूर डालने की कोशिश की गई है। लेकिन जो जब हमने इस हवाले से कुछ बात करने की कोशिश की तो पता ये चला कि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि जिनकी अभी जो है वो अप्रूवल नहीं हुई। अप्रूवल से मुराद ये है कि वो मान तो लिए गए थे कि ये आपको दिए जाएँगे लेकिन उस पे कुछ थोड़ा-सा अभी काम होना बाकी है। तो आगे तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि जब तक दबाव नहीं बढ़ेगा तब तक वो प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल तौर पर किस तरह से जो है वो हिस्सा बनेंगे। तो ये पॉलिटिक्स का एक हिस्सा होता है। सिर्फ़ इस बात को शामिल करने का मकसद ये था कि इससे परेशान होने वाली कोई बात नहीं। 3,353 पॉइंट्स जो हैं वो मार्केट ने ऐड किए हैं माशाल्लाह से आज अगर हम देखें तो 15 कंपनीज़ जो हैं वो अगेन हमें अपर कैप में नज़र आ रही हैं। लेकिन अब आहिस्ता-आहिस्ता आप देख रहे हैं कि कुछ बड़ी कंपनीज़ जो हैं वो भी आपको अपर कैप में नज़र आ रही हैं। जबकि इससे पहले अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें या उससे पिछले हफ्ते की बात करें तो छोटे शेयर्स जो थे वो चल रहे थे। देखिए मार्केट में तो काम होना होता है ना। अगर कोई सॉलिड न्यूज़ नहीं होगी तो यकीनन मार्केट के अंदर बड़ी मूव नहीं आएगी, तो फिर छोटे शेयर्स के अंदर काम होता है। अब आप देखेंगे तो छोटे शेयर्स में भी काम होता हुआ आपको नज़र आएगा, लेकिन कंपैरेटिवली बड़ी कंपनीज़ जो हैं, उनमें आपको मूवमेंट ज़्यादा नज़र आएगी। तो ये मार्केट के फेजेज़ होते हैं। इसलिए अगर आप एज़ ए ट्रेडर काम करते हैं, जिस तरह से हमारी जो है वो ट्रेडिंग के हवाले से सोच है, कि ट्रेडिंग में फिर आप ये ना सोचें कि स्टॉक बड़ा है या छोटा है। आप ये देखें कि कोई चीज़ आपको अच्छे लेवल पर मिल रही है, तो फिर उसमें ट्रेड बनाने की कोशिश करें। आगे चलते हैं जी और लोअर कैप की बात करें तो यकीनन कोई काबिल-ज़िक्र कंपनी नहीं है। कोहाट की अगर बात की जाए तो बहुत अच्छे कैप्स जो हैं वो ऑलरेडी इसने दे दिए थे। खबरों की तरफ चलते हैं जी। पहली खबर जो है वो चाइना के विज़िट की है जो कि चाइना की स्टॉक मार्केट के जो ओहदेदारान हैं उनका उन्होंने विज़िट किया है एनसीसीपीएल और सीडीसी के हवाले से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बातचीत की है। और ये चाह ये रहे हैं कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में जो इनका जो इंटरेस्ट है उसको मज़ीद इंक्रीज़ किया जाए, एक बात। दूसरी चीज़ आपको ये तो पता ही होगा ना कि पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में इस वक़्त जो सॉफ्टवेयर की अपग्रेडेशन आपको नज़र आ रही हैं, जो दीगर मामलात नज़र आ रहे हैं, तो उसमें चाइना का एक बहुत अहम किरदार है। लेकिन बहरहाल ये खबर इस हवाले से इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट इस हवाले से है कि अब आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो चूँकि ग्लोबल विलेज बन चुकी हैं, उसकी एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल इसको एक्सप्लेन करने से पहले। मिसाल के तौर पर अगर आप यूके में रहते हैं या यूके में अगर आपने ब्रोकर के पास अकाउंट जो है वो खोल रखा है, तो आपके पास एक्स्ट्रा अपॉर्च्युनिटी होती है कि आप यूएस की मार्केट में भी डायरेक्ट काम कर सकते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में भी डायरेक्ट काम कर सकते हैं, आप यूएसए की मार्केट में भी डायरेक्ट काम कर सकते हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं वो आपके पास होती हैं। अब इसी तरह से चाइनीज़ के हवाले से जो चीज़ मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट की है वो ये है कि वो इस चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं कि चाइनीज़ ईटीएफ्स जो हैं वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इंट्रोड्यूस करवाए जाएँ।
तो ये एक चूँकि ईटीएफ्स हमारे यहाँ तो बहुत कम हैं, जो हमारे अपने हैं। तो अगर ये एक विंडो ओपन हो जाती है, तो उससे ना सिर्फ़ कि हमारी मार्केट का जो साइज़ है वो बढ़ेगा, इसके साथ-साथ जो इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा, ट्रेडर्स का इन्वेस्ट जो है वो इंटरेस्ट बनेगा। तो एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा जनरेट होगी। तो इस हवाले से अभी बहरहाल कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन उन्होंने इस तरफ जो है वो इज़हार ज़रूर किया है, दिलचस्पी जो है वो ज़ाहिर की है कि वो क्रॉस बॉर्डर ईटीएफ जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं। जब होगा तो यकीनन दोबारा से आपकी खिदमत में ये खबर पेश करेंगे, लेकिन आज के तारीख के हवाले से भी ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। अगली खबर जो है वो सेलेक्ट टेक्नोलॉजी है जो कि एयरलिंक का ही हिस्सा है, क्योंकि एयरलिंक जो है वो इसको पूरी तरह से ऑन करती है। लिहाज़ा अब जो है इसको भी पीएसएक्स के अंदर जो है वो लिस्ट करवाने की कोशिश हो रही है और इसके काफ़ी ज़्यादा अप्रूवल्स जो हैं वो हो चुके हैं। अब नेक्स्ट सिलसिला जो है वो इसकी बिडिंग का होगा और आपको ये पता होना चाहिए कि बिडिंग के 2 प्रोसेस होते हैं, यानी कि लिस्टिंग के 2 प्रोसेस होते हैं, जिसमें एक उसकी बुक बिल्डिंग का होता है, दूसरा जो है वो रिटेल इन्वेस्टर का होता है। बुक बिल्डिंग में क्या होता है कि बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं, वो अगर वो खरीदना चाहते हैं, तो उनके पास 1 मिलियन के करीब जो है वो कम से कम इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, जिससे वो कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। अब इसके लिए जो बिडिंग का प्रोसेस है, वो स्टार्ट हुआ चाहता है, उसकी डेट्स जो हैं वो अगर आप इस खबर में देखेंगे तो वो आपको तमाम की तमाम मिल जाएँगी। 17 जून से यानी कि कल से ये प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। इसकी जो प्राइस है वो ₹28 की जो है वो फ्लोर प्लाई प्राइस जो है वो बताई गई है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मेरा ख़्याल है ₹42 तक शायद जो है वो जा सकती है। जी बिल्कुल, ₹42 जो है वो इसका अपर कैप होगा। लिहाज़ा अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर हिस्सा लीजिए। हमारी स्ट्रैटेजी, हमारी पॉलिसी यही है कि शेयर जो है वो मार्केट में आएगा तो फिर देखेंगे कि इसमें किस तरह से काम करना है। और इसका इम्पैक्ट जो है वो आज आपने एयरलिंक के शेयर के अंदर मूवमेंट की सूरत में भी देखा। अगली खबर जो है वो सुपर टैक्स के खात्मे के हवाले से है और इसका मार्केट ने बहरहाल एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो पहले ही ले रखा है, लेकिन अब मज़ीद इस चीज़ को बार-बार दोहराया जा रहा है कि जी हुकूमत जो है वो शायद सुपर टैक्स ज़ीरो करने जा रही है और आने वाले वक़्त में ये ज़ीरो हो जाएगा। देखें ये बात खबरों की हद तक अच्छी है। इसके अलावा मार्केट को बूम देने के लिए अच्छी है। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर जो है ये ज़ीरो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि देखिए या तो हो ना आपको बहुत बड़ी ग्रोइंग इकॉनमी हो और आप जो है वो किसी और जो है वो विंडो से अपना टैक्स जो है वो पूरा कर लेंगे। ये जितने भी रिलैक्सेशन आपने देने हैं वो टैक्स आपने डेफ़िसिट कहीं न कहीं से पूरा तो करना है। तो इसलिए जो रिलीफ़ इस बजट के अंदर अनाउंस हुआ है, वो तो कंटिन्यू करेगा। लेकिन ये कहना कि जी आने वाले दिनों में जी ये सुपर टैक्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, ये मरहलावार होगा और वो मराहिल जो हैं वो साल हर साल के होंगे, वो मंथ्स ऑन मंथ्स की बुनियाद पर नहीं होंगे। लिहाज़ा इस खबर से ज़्यादा जो है वो पॉज़िटिविटी लेने की कम से कम मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ज़रूरत नहीं है। आखिरी आखिरी खबर जो है वो ईसीसी के हवाले से है जो कि एंग्रो का जो टर्मिनल है उसकी लीज़ ख़त्म हुई थी और वो लीज़ जो है वो बहरहाल रीन्यू कर दी गई है 30 साल के लिए। लेकिन मसला ये है कि अब एक साहब ने कहा क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि ये मामलात जो हैं ये कमेटी के सुपुर्द होते हैं तो फिर अब उसमें एक जो है वो कंप्लेन आई है कि जी आपने जो पेपरा रूल्स हैं उसको फॉलो नहीं किया और पब्लिक बिडिंग नहीं करवाई लिहाजा एंग्रो को मिलने वाली जो एक्सटेंशन है वो इल्लीगल है। अभी तक बहरहाल ये खबर की हद तक है, अभी इसके ऊपर कोई मज़ीद अगर कोई चीज़ हमारे सामने आती है या दोबारा से इसको जो है वो टेबल पर लाया जाता है, इस हवाले से कोई खबर के अंदर कोई क्लैरिटी नहीं है। लिहाज़ा एंग्रो के जो शेयर होल्डर हैं, वो इस खबर के ऊपर ज़रूर नज़र रखिएगा और ये जो एंग्रो के अंदर जो बेहतरी आपको नज़र आ रही है, उसके पीछे भी उसके टर्मिनल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्सटेंशन है, उसकी खबर शामिल है। ये थी आज की जी खबरें और जंग के हवाले से जहाँ तक जो सिलसिला है, वो तो आप तक तकरीबन खबरें सारी की सारी पहुँच चुकी होंगी कि काफ़ी हद तक जो मामलात हैं, वो रफ़ली मुकम्मल हो चुके हैं। और मुझे बहरहाल ज़ाती तौर पर जो खुशी है, वो ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे जो कि पाकिस्तान की तमाम मेहनतों पर पानी फेरना चाह रहे थे, ना सिर्फ़ कि बैरूने मुल्क बल्कि मुझे तो ये नहीं समझ लगती कि अंदरूने मुल्क भी कुछ लोग परेशान थे कि जी पाकिस्तान को इस चीज़ की जो है वो क्रेडिट क्यों मिल रहा है। तो बहरहाल यकीनन ये हुब्बुल वतनी के ऊपर एक सवालिया निशान है, जिसके ऊपर हमें नज़र रखने की ज़रूरत है।
एक अच्छी बात ये है कि जिनेवा के अंदर होने वाले जो मामलात हैं, जो साइनिंग सेरेमनी होगी, वो पाकिस्तान जो है वो उसकी सदारत करेगा। ये बहरहाल पूरे पाकिस्तान के लिए यकीनन एक बहुत बड़ी खबर है और ह मामलात ज़ाती तौर पर जो है वो जैसे भी हों, लेकिन वहाँ पर लफ़्ज़ जो इस्तेमाल होगा या वहाँ पर जो मुल्क का नाम आएगा, वो तो पाकिस्तान का आएगा, किसी इंडिविजुअल्स के हवाले से तो बात हो नहीं रही। तो लिहाज़ा इस हवाले से हमें ज़रूर जो है वो पॉज़िटिव भी रहना चाहिए और इस चीज़ को सपोर्ट भी करना चाहिए। आखिरी बात इसके हवाले से मैंने कल भी की थी, मैं आज फिर दोहराता चलूँ कि ये जंग का ख़ात्मा जो है, जो हमें होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ये कहना कि उसके बाद अमेरिका यहाँ से चला जाएगा और ये जो आपस में जो हमारे पंजाबी में कहते हैं इट खड़का है, ये ख़त्म हो जाएगा। मुझे कम से कम ये चीज़ होती हुई नज़र नहीं आ रही। लिहाज़ा इस चीज़ को कोई भी हमें इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग या अगर आप ख़बरों से मुतासिर होते हैं, तो इस चीज़ को फैक्टर इन ज़रूर कीजिएगा। ये छोटा-मोटा सिलसिला जो है ये ठुक-ठुक कर चलता रहेगा। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी अटक रिफाइनरी को। इसका चार्ट आपके साथ डिस्कस करते हैं, फिर इंशाल्लाह कैंडलस्टिक पर बात करेंगे। अटक रिफाइनरी ने अपना हाई लगाया था अराउंड कोई 1000 रुपए का और उसके बाद जो है वो इसमें हमें फिर मुमकिना तौर पर थोड़ी-सी जो है वो करेक्शन नज़र आई और हायर लो जो है वो बनता हुआ नज़र आया। इसकी एक सपोर्ट थी जो कि अराउंड कोई ₹850 से लेकर ₹860 का ज़ोन था, जहाँ पर ये पहले जो है वो एज़ ए रेजिस्टेंस भी ये ज़ोन जो है वो काम कर चुका है और एज़ ए सपोर्ट भी काम कर चुका है। तो मेरा चूँकि काम करने का तरीकाकार यही है, तो अब इस ज़ोन से इसने सपोर्ट ली है। और सपोर्ट भी अच्छी ली है, वॉल्यूम भी जो है वो 2 दिन में इसको अच्छा लगा है, लिहाज़ा मुमकिना तौर पर अगर ये सपोर्ट जो है ये कैरी करता है, तो इसके पास जो पहली रेज़िस्टेंस है, जो कि बिल्कुल ही माइनर सी रेज़िस्टेंस है, जिस ज़ोन को आज भी इसने हिट किया है, वो तकरीबन कोई ₹900 का ज़ोन बनता है, ₹900 का ज़ोन बनता है, इसके अराउंड का। जहाँ से अगर ये निकलता है, तो फिर इसमें एक अच्छी मूव जो है वो मुमकिना तौर पर देखी जा सकती है और देन ये जो ट्रेंड लाइन है, जिसको कि ये पहले भी एज़ ए रेज़िस्टेंस जो है वो लेता आ रहा है। मैं ये ज़रा थोड़ा-सा अगर आपको छोटा करके दिखा दूँ, कि मुमकिना तौर पर यही जो रेज़िस्टेंस का जो ज़ोन है, यहाँ तक इसकी मूव जो है वो हमें बनती हुई नज़र आ सकती है, जो कि अराउंड कोई ₹1040 का ज़ोन बनता है। लेकिन अगेन हम किसी को बाय या सेल की कॉल नहीं दे रहे। हमारा मकसद जो है वो आपके साथ टेक्निकल एनालिसिस जो है उसको डिस्कस करना है, अपनी स्ट्रैटेजी को डिस्कस करना है कि हम किस तरह से काम कर अब देखें जिस तरह से सपोर्ट पर थी पिछले दिनों चीज़ें, चाहे उसमें जो था वो बड़े-बड़े शेयर्स थे या छोटे शेयर्स थे, अब वो सारे चल गए ना, 4 पैसे बन गए। तो यही एनालिसिस की बुनियाद पर आपने अपने लॉस और प्रॉफिट को कैलकुलेट करना होता है। आज भी वैसे एक कंपनी जो है वो हमारी अपर कैप की लिस्ट में थी। आगे चलते हैं जी और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से कल जो है वो प्रॉफिट टेकिंग का दिन होना चाहिए। जैसा कि मैंने कल भी गुज़ारिश की थी कि नेक्स्ट मार्केट के पास जो रेजिस्टेंस का ज़ोन बनता है वो अराउंड कोई 181 से लेकर यानी कि 1,81,000 से लेकर 1,82,000 का ज़ोन बनता है। बिल्कुल जो रेजिस्टेंस है कल जो है वो आपको मेरे कहने के ऊपर ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10% से लेकर 20% तक प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। ये मैंने कल भी आपसे गुज़ारिश की थी कि भई ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के आने पर मेरे कहने पर आप प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर कीजिएगा। अब उसकी रीज़न क्या है? देखिए, मार्केट को अगर आप कहीं से भी उठा के देख लेंगे तो उसके अंदर आपको ये चीज़ें ज़रूर नज़र आएँगी, राइट? तो अगर आपको पता है कि चीज़ें जो हैं वो हमेशा रेजिस्टेंस से फिर वापस आती हैं, फिर सपोर्ट लेती हैं और अगर फ़र्ज़ कर लें कि नहीं जी, ये रेजिस्टेंस जो है ये काम ही नहीं करती जी, ये बिल्कुल जो है वो सुबह मार्केट इसको जो है वो मार्केट कल 10,000 पॉइंट और डाल देती है। फ़र्ज़ कर लेते हैं, क्या होगा? फ़र्ज़ करें आपके पास किसी कंपनी के 100 शेयर हैं और आपने मेरे कहने के ऊपर जो है जी वो 20 शेयर्स में प्रॉफ़िट टेकिंग कर ली रेजिस्टेंस की बुनियाद पर, राइट? और मार्केट ने जी यहाँ से 10,000 पॉइंट और ऐड कर दिए जी। कल सीधी मार्केट जो है वो 1,90,000 पे चली गई। क्या होगा यार? 80 शेयर तो आपके पास फिर भी हैं ना, वो आप अपनी मर्ज़ी से बेच लीजिएगा। क्या फ़र्क पड़ता है? इसलिए जब तक आपकी प्रॉफ़िट टेकिंग की आदत नहीं बनेगी,
आपके पास कैश आपका दोबारा से सर्कुलेट नहीं करेगा आपके पोर्टफोलियो के अंदर, आपका पोर्टफोलियो कभी भी बड़ा नहीं होगा, वहीं का वहीं रहेगा। ये जो हम लोग सुनते हैं ना कंपाउंडिंग इम्पैक्ट, वो बहरहाल उसके ऊपर भी इंशाल्लाह वीडियोज़ बनानी शुरू करेंगे हम बताएँगे कि हमारी स्ट्रैटेजी इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, हम कंपाउंडिंग किस तरह से अपने इन्वेस्टर ग्रुप के अंदर करवाते हैं और बाकायदा तौर पर हम उसमें मुख्तलिफ शेयर्स का बताएँगे भी कि हम उसको किस तरह से जो है वो पैसा सर्कुलेट करते हैं और फिर वेल्थ जनरेट होती है। कभी कोई चीज़ लेकर बैठे रहने से कुछ नहीं होता। चीज़ें जो हैं वो अपनी रेज़िस्टेंस से हमेशा वापिस आती हैं, करेक्शन लेती हैं और उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। बस जी, इसी जो है वो रिक्वेस्ट के साथ कि कल 10 से 20% ज़रूर प्रॉफ़िट टेकिंग कीजिएगा। इजाज़त दें, अपना और अपने पोर्टफ़ोलियो का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।